नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। ये वक्त हो चला है यूपी की सियासत की नब्ज को टटोलने का। आज हमारे साथ हमारे 4 संवाददाता जो कि वाराणसी, इटावा, मैनपुरी और बाराबंकी से जुड़ेंगे। उनसे हम कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, चुनावी माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ उनके यहां पर राजनीतिक शोर चल रहा है, किस किस मुद्दों पर चर्चा हो रही है, कौन सा मुद्दा गरमाया हुआ है और जनता के मन में क्या कुछ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम की। और जैसा मैंने कहा कि हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ेंगे, उनका स्वागत कर लेते हैं। जहां वाराणसी से हमारे साथ मोहम्मद कैफ जुड़े हुए हैं, सोनू वर्मा जो है हमारे साथ बाराबंकी से हैं, जीत कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रमोद दीक्षित इटावा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले मैनपुरी से शुरुआत कर लेते हैं। जीत कुमार, मैनपुरी का चुनाव इस बार बेहद रोमांचक हो गया है, जहां एक तरफ खुद पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में है, दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने मंत्री को वहां से उतार दिया है। बेहद रोमांचक मुकाबला, दोनों अपने आप को जीत का दावेदार मान रहे हैं। क्या कुछ स्थितियां हैं और जनता किसको पसंद कर रही है? जी सौम्या जी, आपको बता दें कि मैनपुरी में जो लोकसभा प्रत्याशी हैं, सपा सांसद डिंपल यादव रही हैं, जो पूर्व में डिंपल यादव रही हैं। तो अभी आपको बता दें कि यहाँ पर जो जो भाजपा प्रत्याशी हैं ठाकुर जयवीर सिंह हैं, तो बराबर देखने को बराबर में दोनों लोगों में बराबर की टक्कर है। लेकिन यहाँ पर जो सपा सपा प्रत्याशी डिंपल यादव है, तो वहीं उनका जो बाहुबल है यहाँ पर यादव वर्ग के लगभग 4.5 लाख है। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है मैनपुरी में। 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है, लेकिन इस बार माहौल कुछ चेंज नजर आता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ठाकुर जयवीर सिंह है, पर्यटन मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश के, तो वहीं मैनपुरी से सदर विधायक भी हैं। तो वो लगातार डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं, बराबर जनसभाएं जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो ठाकुर जयवीर सिंह है जीत का दावेदार कर रहे हैं। जीत, जिस तरीके से आपने कहा कि मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है, क्योंकि अगर वहां के राजनीतिक वहां पे समीकरण समझने की कोशिश करी जाती है तो एमवाई फैक्टर वहां बहुत ज्यादा काम करता है और समाजवादी पार्टी एमवाई फैक्टर को अपना कोर वोटर भी मानती है। लेकिन हर उस किले को भेदने का काम भाजपा ने इन 2014-2019 में किया, जिनको उखाड़ फेंकना बेहद मुश्किल था। इस बार मैनपुरी बीजेपी के लिए भी साख की सीट हो गई है। जी बिल्कुल, आपको तो बता दें जो मैनपुरी के जो ठाकुर जयवीर सिंह है लगातार लगातार डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि सपा सांसद डिंपल हैं जो जो यहाँ पर जो प्रत्याशी उनसे काफी रुष्ट भी है, और कई जो भाजपा में कई जो समाजवादी पार्टी के जो नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, वो लगातार अगर बात की जाए तो रोज 1 दर्जन से अधिक समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखने को लिए इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव को हार हो सकता है कि कहीं ना कहीं कम जीत हो, क्योंकि आप बोले उपचुनाव हुआ था मैनपुरी में नेताजी के निधन के बाद, तो सपा सांसद डिंपल यादव को लगभग 2,85,000 मतों से आगे जिताया था। लेकिन जो तो वहीं पर जो भाजपा प्रत्याशी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो नेताजी के संवेदन में जो उनको वोट दिया गया था, लेकिन अब इस बार जनता जागरूक है, नेताजी के टिकट में कोई भी वोट नहीं देगा, क्योंकि वो एक राजघराने की बहुमान की मानी जाती है, तो वो जनता के बीच नहीं जा पाती हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का लगातार हमला हो रहा है और ठाकुर जयवीर सिंह जीत का दावा भी कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि डिंपल यादव के लिए जो बीजेपी है जो मुद्दे उठा रही है, वो सबसे बड़ा यही है कि जो वोट डिंपल यादव को बड़े पैमाने पर मिले थे, वो कहीं ना कहीं नेताजी की संवेदनाओं से जुड़े हुए थे। उनका हाल ही में देहांत हुआ था, जिसके बाद एक बहुत ही इमोशनल वोट थे जो कन्वर्ट होकर डिंपल यादव को मिले थे। लेकिन इस बार बदलाव होगा। मोहम्मद कैफ, वाराणसी से क्या कुछ जानकारी, चुनावी माहौल किस तरीके का चल रहा है? और जानना चाहूंगी आज निर्मला सीतारमण ने वहां पर दक्षिण के लोगों के लिए बड़ी धर्मशाला का भी शिलान्यास किया है। बिल्कुल, देखिए सौम्या, लगातार जो है भाजपा के वाराणसी की अगर बात कर ले तो पीएम मोदी का ये संसदीय क्षेत्र रहा है 2 बार से, और यहाँ पर जो
जनता है, काशी जनता वो काफी उत्साहित है, क्योंकि इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। एक सबसे बड़ी बात ये रही कि जो हिमानी काशी और पीएम मोदी का करने वाली थी, उन्होंने भी अब वो बैकफुट तो हो गई है। उनकी जो पार्टी थी उन्होंने वो सीधे साफ तौर पे कहा है कि अब पीएम मोदी के खिलाफ जो है हिमांगी को नहीं उतारेंगे, पीएम मोदी के खिलाफ वो चुनाव नहीं लड़ाएंगे अपने प्रत्याशी को। साथ ही उन्होंने ये भी लोगों से, जो हिंदू महासभा के जो अध्यक्ष, उन्होंने ये भी अपील की लोगों से कि जो और भी पार्टी के लोग हैं वो भी पीएम मोदी के समर्थन में और उनका सम्मान करते हुए जो पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, उन्हें भी बैकफुट पे आ जाना चाहिए। तो इस बार की जो वाराणसी की लड़ाई है वो काफी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय हैं, जो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो तीसरी बार से वाराणसी के लोकसभा प्रत्याशी घोषित हुए हैं। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात, पीएम मोदी इस महीने के बाद यानी 20 मई को पीएम मोदी के यहाँ पे वाराणसी में आने का भी पूरी संभावना बनी हुई है। और 25 तारीख तक जो सूत्रों से जानकारी मिली कि 25 तारीख तक पीएम मोदी जो है नामांकन भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उससे पहले जो है जो इंडिया गठबंधन के जो राहुल गांधी हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी और सपा के अखिलेश यादव, दोनों पार्टी के लोग जो है वाराणसी पहुंच सकते हैं 5 मई तक, जो सूत्रों से जानकारी मिली है। और अब इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी आ जा रहे हैं उनके समर्थन में वो रोड शो भी कर सकते हैं। तो काफी ही दिलचस्प होने वाला है बनारस की लड़ाई, क्योंकि अंतिम चरण में वाराणसी में चुनाव होना है। जब हर जगह से इंडिया में पूरा चुनाव हो चुका होगा तो अंतिम चरण में वाराणसी को चुनाव होगा, जो जिस पर देश दुनिया की नजर होती है, क्योंकि यहाँ से काशी की जनता जो है क्या तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, देखिए जब हम अन्य सीटों की बात कर रहे हैं, चाहे वो मैनपुरी की बात कर रहे हो, तो जनता के बीच में एक ये बात सामने आ जाती है, उनके मन में एक बात आती है कि अगर किसी बड़े परिवार से या किसी बहुत ज्यादा चर्चित चेहरे को चुनाव जिताते हैं या गैर राजनीतिक चेहरे को चुनाव जिताते हैं, तो क्या वो हमारे जिले में आएंगी, हमारी समस्याओं को सुनेंगी या नहीं सुनेंगी। डिंपल यादव के लिए भी यही कश्मकश है। लेकिन अगर भाजपा के नेताओं को हम ध्यान से देखें तो खुद प्रधानमंत्री, जिनके पास पूरे देश का भार है, उसके बाद भी उन्होंने जिस तरीके से वाराणसी का विकास किया है, समय समय पर जनता के बीच पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक छवि जो है वो जनता के मन में बस चुकी है। इसको देखते हुए जनमानस का क्या मन है और किस तरीके से इस बार चुनाव को लेकर उत्साहित है कि कितने वोटों से किस तरह से प्रधानमंत्री को सपोर्ट करेंगे वो? हाँ बिल्कुल, देखिए सौम्या, अगर ये बात कर लें कि किसी कोई गैर अगर यहाँ से लड़ता है, यानी दूसरा कोई प्रत्याशी लड़ता है जो बाहर का होता है, उस पर क्या लोगों के लिए कार्य करेगा नहीं करेगा, तो ये उदाहरण रहे हैं मुरली मनोहर जोशी, जो इससे पहले मुख्तार अंसारी, अजय राय और मुरली मनोहर जोशी की जो दिलचस्प लड़ाई हुई थी, जिसमें मुख्तार अंसारी सेकंड पे रहे थे और उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जो है बाहर से आके वाराणसी चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की थी, काफी संख्या में उन्हें वोट मिला था वाराणसी से। तो और जब वो जीत हासिल कर सकते तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की बात है, तो जाहिर सी बात है कि जो काशी की जनता वो और ज्यादा उत्साहित हो जाती है, क्योंकि 2 बार से पीएम मोदी को लगातार यहाँ से वाराणसी का सांसद चुना गया और इसके साथ ही देश का प्रधानमंत्री भी उन्हें चुना गया वाराणसी से ही। और वाराणसी में जिस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं, जो जनता को मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो मिल रही है, चाहे वो किसी भी तरह की योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो, तो सारी योजनाएं जो है वो काशी की जनता तक पहुंच रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर जो 8 विधानसभा है, 8 विधानसभा के जो विधायक है वो भाजपा के हैं, मेयर भाजपा की है और इसके साथ ही एमएलसी वो भी भाजपा के ही है। तो अधिक संख्या में यहाँ पे जो पार्षद है वो भी भाजपा के ही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव जो है ये पड़ता है काशी की जनता पर। जब एक ही पार्टी के सभी कैंडिडेट होते हैं तो कहीं ना कहीं विकास कार्य तेजी से होता है, वो जनता के बीच पहुंचते हैं। और खासतौर पर जब लोकसभा चुनाव की बात होती है और उसमें जब प्रधानमंत्री मोदी जुड़ते हैं वाराणसी से, तो चुनाव और भी दिलचस्प हो जाता है। काशी की जनता उत्साहित हो जाती है, क्योंकि 2 बार से उन्हें यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में सांसद चुना गया, तो ये तीसरी बार लड़ाई है, काफी टक्कर की लड़ाई है। तो इस बार भी काशी की जनता पूरी तरह से उत्साहित है, क्योंकि जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो घर घर जा रहे हैं, पर्चियां बांट रहे हैं और पीएम मोदी के हक में वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। चौपाल भी लगाया जा रहा है, जनता को समझाया जा रहा है, जो योजनाएं है वो जनता तक पहुंचाई जा रही है। तो इसे लेकर जो काशी की जनता है पूरी तरह से उत्साहित है, क्योंकि काशी में जो विकास कार्य है, जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर आते रहते हैं, काशी वासियों से मिलते रहते हैं, उन्हें उनका आशीर्वाद बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद कैफ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री का लगातार दौरा हम देखते रहते हैं वाराणसी में, इससे जनता भी काफी खुश रहती है कि प्रधानमंत्री होते हुए भी वो उनके क्षेत्र में पहुंचते हैं और विकास की धारा जो वाराणसी में बह रही है वो पूरा देश भी देख रहा है। हमारे साथ अन्य जिलों से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। प्रमोद, इटावा की क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि अगर उसे भी समाजवादी गढ़ हम कहें तो कोई गुरेज नहीं होगा। मैनपुरी, इटावा ऐसी जगह है जहां पर समाजवादी पार्टी का हमेशा से परचम लहराया, लेकिन उस परचम को नीचे लाने का काम बीजेपी ने किया, कमल वहां पर खिलाया। इटावा में क्या कुछ स्थितियां हैं, चुनाव का क्या कुछ माहौल है?
तो मैं भी आपको लगा जिस तरीके से अभी आपने बताया कि समाजवादी का गढ़ इटावा जनपद कभी जमाने में हुआ करता था, तो ये बात सही है। 10 सालों से बीजेपी ने यहाँ इटावा जनपद में कब्जा रखा है, क्योंकि लोकसभा की अगर बात की जाए तो 10 सालों से लगातार बीजेपी के प्रत्याशी यहाँ पर जो इस समय जो वर्तमान के प्रत्याशी है रामचंद्र गोलिया, वो भी इसी बात उनको मौका दिया गया है, क्योंकि उनके जो कार्यकाल में जो उन्होंने जनता के लिए अपना व्यवहार, अपना काम जो जनता को दिया है या उनको करके दिखाया, उन्हीं बातों पर वो खड़े उतरे हैं। और आज भी जगह जगह वो जाकर के ऐसा कोई इटावा का लोकसभा का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ उनके कार्यकर्ता या वो खुद वहां दिन और रात अपने एक जाकर के अपने वोट मांग रहे हैं, और सारी जनता उनके साथ होने के का वादा करती है। और जो समाजवादी पार्टी है, इन दोहरे जो प्रत्याशी हैं यहाँ के, वो भी लगातार अपने क्षेत्रों में जा करके अपना वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल प्रमोद, देखिए पहले चरण को हमने देखा और पहले चरण में उत्तर प्रदेश में जो है 60% तक की वोटिंग हुई, उससे हर कोई नाखुश नजर आया, प्रशासनिक अधिकारी नाखुश नजर आए। वहीं पश्चिम बंगाल में देखें तो बहुत 80% तक की वोटिंग हुई है। अब कवायद की जा रही है कि यूपी में वोटिंग का प्रतिशत को बढ़ावा दिया जाए, यानी कि बढ़ाया जाए। उसके लिए जिले वाइज अलग अलग तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है मतदान के लिए। इटावा में अगर जानना चाहूं तो किस तरीके की क्या कोई तैयारी या कोई ड्रिल की जा रही है, या किसी तरीके के नुक्कड़ नाटक लोगों को समझाने के लिए किए जा रहे हैं, कोई तैयारी? अभी तक की जानकारी के अनुसार मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से नुक्कड़ नाटक है ऐसा कोई प्रचार प्रसार नहीं किया जा रहा है। रही बात अगर वोटिंग की परसेंटेज की बात की जाए तो या वो लोकसभा रहा हो या वो विधानसभा रहा हो, हमेशा के वोट परसेंटेज यहाँ का 71-72 वोटर का रहा है। जबकि शासन के द्वारा किसी भी आचार संहिता का उल्लंघन किया जाएगा वो किसी भी पार्टी के द्वारा होगा। 19 तारीख को यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे के द्वारा नामांकन किया गया, और सरकारी कार्यालय जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई अंशुल यादव, जिला पंचायत कार्यालय से उनका एक जुलूस के साथ नामांकन लिए रवाना हुए थे, जिसके चलते 188 और 170H के तहत आचार संहिता का उल्लंघन का उनके ऊपर थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद 20 तारीख को भाजपा के प्रत्याशी के द्वारा राम शंकर रेडिया के द्वारा नामांकन किया गया। आज इतवार होने की वजह से नामांकन नहीं हो पाया है, पर कल भाजपा के प्रत्याशी हैं वो दौरे जाकर अपना नामांकन करेंगे, और लगातार प्रशासन के द्वारा सभी प्रत्याशियों को चेतावनी दी जा रही है कि किसी भी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। और एक बात और कही जाए कि इलेक्शन के दौरान हर पार्टी के लिए खर्चा रुपया एक नियुक्त किया जाता है। आज वो स्थिति आन पड़ी है, जैसे कि पहले का दौर कुछ और था कि आदमी खुल करके सामने आता था कि मैं समाजवादी को वोट दूंगा या मैं बीजेपी को वोट दूंगा। आज जो जनता है वो एक तरीके से अपने आप को गुप्त रखना चाहती है। यही कारण है कि हर घर में पहले जमाना हुआ करता था कि हर घर में कोई कमल का फूल का झंडा लगाता था, कोई साइकिल झंडा लगाता था, कोई चांगले झंडा, आज वो चीज खत्म हो गई है। बिल्कुल, हमारे साथ बाराबंकी से रविंद्र भी जुड़े हुए हैं। रविंद्र, देखिए बाराबंकी का मुकाबला है जो धीरे धीरे त्रिकोणीय होता जा रहा है, यानी कि 3 पार्टियों में ये मुकाबला देखा जा रहा है। क्या कुछ तस्वीरें हैं बाराबंकी की? जी सर, मैं बिल्कुल बताना चाहेंगे कि बाराबंकी में अभी सिर्फ 2 ही दलों के प्रत्याशी आए, एक इंडिया गठबंधन और दूसरा भाजपा का। तीसरा बसपा ने अभी यहाँ से कोई प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, लेकिन जिससे यहाँ पे बसपा का वहां पर वोट है तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही कि ये मामला जो है त्रिकोणीय हो जाएगा। जी सर, मैं बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जो बसपा के यहाँ सपोर्ट है वो जो यहाँ के गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया है और भाजपा की प्रत्याशी राजरानी रावत हैं, इनके सपोर्ट में ज्यादा है। और यहाँ पे बसपा का एकदम एकदम 0 नजर आ रहा है। जी और किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? देखिए बूथ स्तर पर हम जानना चाहेंगे प्रशासन की ओर से नामांकन को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? जी सर, मैं बिल्कुल बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जिलाधिकारी और एसपी के द्वारा लगातार बूथों पर जा करके वहाँ के व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है, और नामांकन के लिए नामांकन जो तहसील है जहाँ पे नामांकन होगा वहाँ पे भी कई सारी व्यवस्थाएं, बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जी
जी बिल्कुल। तो देखिए, अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हैं और हर 5 बजे हम हर मुद्दे पे, अलग अलग मुद्दे पे बात करते हैं, लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जिलों में क्या कुछ चीजें हैं। आखिरी सवाल जीत आपसे है कि मैनपुरी में देखिए, आपने बताया कि दोनों ही प्रत्याशी इस समय एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं जीतने के लिए। वहीं अगर कुछ तस्वीरें सामने आई जहां डिंपल यादव की बेटी भी जनसभाओं में पहुंच रही हैं, जनता के बीच जा रही हैं, महिलाओं से बात कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव दिखाने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, क्योंकि समाजवादी कहती है कि मैनपुरी हमारा घर है, परिवार की तरह मैनपुरी को लेती है। तो क्या ये भी झुकाव कहीं ना कहीं जनता का हो रहा है? जीत, अपना म्यूट बटन खोल लीजिए प्लीज। जी जवाब दें। जी सौम्या जी, हम आपको बता दें कि जो सपा प्रत्याशी डिंपल यादव है वो जगह जगह जाकर नुक्कड़ सभाएं भी कर रही हैं, लेकिन एक अतिथि यादव उनकी बेटी है जो उनके लिए लगातार जनसभाओं में जा रही हैं, तो वहीं वोट की अपील भी कर रही हैं। कई वीडियो ऐसे हैं जो वायरल हो रहे हैं उनके, लगातार 2-3 जगह देखे गए हैं कि जो अतिथि यादव हैं बराबर उनके साथ अपनी माँ बेटी दोनों मिलकर उस जनता के बीच जा रहे हैं, तो वोटों की अपील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार पूरा परिवार लगा हुआ है मैनपुरी की लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के लिए। लेकिन तो वहीं आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह है, वो बराबर कहीं ना कहीं उनको बराबर चोट देने का काम करेंगे, क्योंकि वहां यहाँ की जो जनता है, जनता से जब बात की गई है तो जनता बताते हैं कि जो ठाकुर जयवीर सिंह है यहाँ सदर मैनपुरी से विधायक भी है, अगर कोई भी समस्या होती है तो ये मौके पर पहुंचकर जनता की सुनवाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखने के बाद इस बार लगा है कि मैनपुरी का जो किला सन 1996 से लगातार चला आ रहा, इस बार उठाने का काम कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। तो देखिए, ये उम्मीद लगाई जा रही है, जनता ऐसा प्रभाव छोड़ रही है कि जिससे ये लग रहा है कि क्या इस बार मैनपुरी का किला भी बीजेपी ढहा देगी। लेकिन सपा पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है मैनपुरी की जनता को लेकर के, उनका समर्थन मैनपुरी की जनता जरूर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए। तो आपको बता दें कि पहला चरण बीत चुका है, अब बारी दूसरे चरण की है। वहीं आने वाले चरणों को लेकर के भी तैयारियां की जा रही हैं, जहां रोजाना अलग अलग जगहों से खुद नेता जा जाकर के भाषण दे रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं और जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने उनका चुनाव किया तो देश की तस्वीर बदलने का वो काम करेंगे। लेकिन जनता समझदार है, किसका चुनाव करती है ये 4 जून को तय हो जाएगा। फिलहाल इतना ही, बने रहिएगा बीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।